उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। आज की सितारा अभिनेत्री हैं रीमा लागू। इनसे बातचीत की है यूनुस खान ने। रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर एक्चुअली। बोलिए, कैसा लग रहा है एक बार फिर से रेडियो के स्टूडियो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं रेडियो से मेरा नाता बहुत पुराना है। वो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आ रही है। जब व्हेन आई वाज अ किड, वो उस वक्त मैं प्लेज पढ़ने के लिए रेडियो स्टेशन आती थी। जी जी। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो पढ़ाई करते वक्त रेडियो के गाने सुनना मेरे लिए जरूरी था। तो अच्छा। कई बार डांट भी खाती थी मम्मी से, बट उस वक्त के बिना का गीतमाला जो हुआ करती थी, या रात के 10 से 10:30 के गाने, या सुबह के क्लासिकल एक बीट आता था जी, जो शायद अभी भी आता होगा। तो एक वक्त रहता था कि जब उस वक्त के लिए मैं घर पे आके वो गाने सुन के वापस जाती थी। ये जो रेडियो का दौर है ये एक बार फिर कहना चाहिए लौट रहा है। एक्चुअली यू आर राइट, बिकॉज वो वेव रहती है। जैसे हमारे फिल्मों में कभी फिल्में अच्छी चलती है, कभी बुरी चलती है, वैसे रेडियो का हुआ था। अभी कंपटीशन भी है। फिर भी आजकल मेरे साथ तो ये होता है कि गाड़ी में मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो रेडियो मेरा हमेशा चलता रहता है। ये फ्रेंड बन गया है रेडियो आजकल। यानी बचपन से लेके आज तक रेडियो से आपका नाता तो जुड़ा हुआ है बिल्कुल। लेकिन अभिनय से आपका नाता कैसे शुरू हुआ था? वो भी शायद बचपन से ही है। मेरी मम्मी मंदाकिनी, शी इज़ फ्रॉम थिएटर। उन्होंने थिएटर से शुरुआत की थी, तो उनके साथ मैं जाया करती थी। तो आई थिंक वहाँ से मैंने पिकअप किया होगा और आई स्टार्टेड डूइंग प्लेज। घर से आपको एक तरह से रंगमंच के संस्कार मिले थे? हाँ जी, एक्चुअली रंगमंच के संस्कार ही मुझे ज़्यादा मिले हैं। फिल्में तो मैंने बहुत लेट करना शुरू किया। बचपन से क्या आपने ये तय कर लिया था कि आपको अभिनय ही करना है? जी बिल्कुल नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर मैं करती थी, काम करती थी, अच्छा लगता था। और आई थिंक मैट्रिक तक मेरा एक गैप रहा, बट चूंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, उसके बाद जब मैं मैट्रिक के बाद जब बॉम्बे आई, तब से फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ। कैसे वो दिन थे और किस तरह से तैयारी करना, रिहर्सल्स और वो सारा माहौल कैसा था? एक्चुअली इट्स वेरी मेस्मराइजिंग, यू नो। एक्चुअली मुझे आज भी प्ले ओपन होने तक का जो एक समय रहता है, यानी रिहर्सल से 1 महीना 1.5 महीना जितना भी, वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। इसलिए कि उसमें आप बनते हैं, ग्रो करते हैं एज एन आर्टिस्ट, और लेट तक रिहर्सल करते रहो, मजा आता है। फिर खाने पीने की कोई सुध नहीं, और वो हाँ, एक वो अजीब सी फीलिंग होती है शो पहला ओपन होने तक, यानी पहली एंट्री लेने तक पेट में बटरफ्लाइज रहते हैं। बट इट्स अ वंडरफुल पीरियड फॉर मी। नींद गायब हो जाती है, भूख नहीं लगती, बट यू एंजॉय दैट। इंसान सुखी हो जाता है इन अ वे। अच्छा, ये फोकस पूरा थिएटर प्ले पे रहता है। जी, ये बताएं कि आपका पहला यादगार नाटक कौन सा था? ऐसे प्लेज मैंने काफी किए हैं, बट सक्सेस के तौर पे जिसको कह सके, या लोगों की तरफ से जो मुझे एक्सेप्टेंस हुई, वो था पुरुष करके। जयवंत दलवी जी का प्ले था, जो विजय मेहता जी ने डायरेक्ट किया था। बाद में उन्होंने दोबारा वो हिंदी में हुआ, मगर दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट, आई कैन से। लोग पुरुष नाटक में आपके अभिनय को आज तक याद करते हैं। थैंक्स अ लॉट। आपसे इस मुलाकात के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे इंटरनेट पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिसमें अच्छी या बुरी, बहुत सारे लोगों ने पुरुष में आपके अभिनय की तारीफ की थी। खासतौर पर टीनू आनंद साहब ने बहुत सारी बातें कही। ओह, आई एम सो थैंकफुल टू हिम, ही इज सच अ फाइन एक्टर। नहीं, बट आप जो कह रहे हैं, बिकॉज बीच में मैं 2 साल पहले अमेरिका गई थी प्लेज लेके, तो वहाँ जितनी भी सारी ऑडियंस प्ले देखने आई थी, उन्होंने ये जिक्र किया था पुरुष का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सालों के बाद भी प्ले नहीं भूले, यू नो। फिल्में तो याद में रहती है लोगों के, बट प्ले का याद रहना और वो मुझे बताना, मेरे लिए इट वाज लाइक अ अवार्ड फॉर मी। कितने बरस हो गए होंगे पुरुष नाटक किए हुए? 79-80
के दरमियान का प्ले होगा वो। लगभग 24-25 साल हो गए। 25 साल हुए। क्या बात है, इतने वर्षों बाद अगर नाटक याद रहे है तो ये इसीलिए कहा कि वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। चलिए इसी नोट पर एक गीत सुन लिया जाए जी। पुरुष नाटक यादगार था, आज भी लोगों को याद है, तो एक ऐसा गीत सुन लेते हैं जो लोगों के मन में बसा हुआ है। कोई गीत आपके दिमाग में आ रहा है रीमा जी इस वक्त? इस वक्त तो मैंने प्यार किया का टाइटल सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है। समझ के ये सौदा किया है मैंने, ओ मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है मैंने, प्यार किया प्यार किया प्यार किया है। दिल दे के दर्द मोहब्बत लिया है, सोच समझ के ये सौदा किया है मैंने, प्यार किया प्यार किया प्यार किया है मैंने, प्यार किया प्यार किया प्यार किया है। जब उसे मैंने देखा वो बन गई मेरी किस्मत की रेखा। खबर क्या थी ये बात इतनी बढ़ेगी, मोहब्बत में मेहनत भी करनी पड़ेगी। दिल वाले मेहनत से डरते नहीं है, डरते हैं वो प्यार करते नहीं है। मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है मैंने, प्यार किया प्यार किया प्यार किया है। ठुकरा चुका हूँ, जुल्फों की छाँव में आकर रुका हूँ। ये छाँव मेरी है मेरी रहेगी, जो मैं कहूँगा वो दुनिया कहेगी। ये चांद सूरज भी छोड़े चमकना, मुश्किल है मेरे इरादे बदलना। मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है मैंने, प्यार किया प्यार किया प्यार किया है।
रीमा जी, वैसे तो जो हिंदी दर्शक हैं उन्होंने आपको, मेरा ख्याल है कि मैंने प्यार किया इस फिल्म से पहचाना। राजश्री की ये फिल्म थी सन 1989 में, जहां तक मुझे याद आता है ये फिल्म आई थी। लेकिन आपकी सिनेमा में एंट्री इससे पहले हो गई थी, जहां तक मेरी जानकारी, इससे 9 बरस पहले, शायद 1980 में आपकी पहली फिल्म आई थी आक्रोश, अगर मैं सही हूं तो। जी, मुझे हंसी इसलिए आई, उसमें मैंने लावनी डांस किया था। अच्छा। तो इसलिए मुझे हंसी आई। रोल नहीं था मेरा कुछ, बट एक डांस था। लावनी मुझे, चूंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, बम्बई से हूँ, तो लावनी इज इन माय ब्लड, यू नो, लाइक मुझे लावनी से बहुत लगाव था। ये डांस इस तरह का मुझे बचपन से मैं देखती आ रही थी, और मेरा ड्रीम था जो उस फिल्म में पूरा हुआ, यू नो। जी, या यू आर राइट कि उस फिल्म में मैंने वो किया था। वो लगातार दोनों फिल्म, मेरे ख्याल से कलयुग भी आई थी उसी वक्त, एंड आक्रोश भी आई थी। उसके बाद अगेन देयर वाज अ बिग गैप। लेकिन उस दौर में आपकी कुछ मराठी फिल्में आती रही थी। हाँ, सिंहासन आई थी, और 2-3 माझा घर माझा संसार। हाँ, माझा घर माझा संसार, फिर अंतरपाठ आई, ननंद भाऊजाई आई थी, कह सकते तो हैं। आपकी मराठी सिने यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? आई थिंक ये, वैसे बचपन में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आई हैव डन लॉट ऑफ फिल्म्स। तू सुखी रहा है, काफी फिल्में की थी मैंने। बट सिंहासन, फिर ये ननंद जो अभी मैंने बताई, वही फिल्म में मेरी शुरुआत हुई थी। कुछ कुल मिला के 7-8 फिल्में की होगी मैंने मराठी में जी, एज अ लीडिंग लेडी। उसके बाद फिर गैप आया, एंड देन ये गैप क्यों आया था रीमा जी? मतलब इतने, आई वॉज नॉट वेरी कीन बेसिकली। मुझे कोई वो ये नहीं था कि मुझे फिल्मों में करना है काम। कोई सामने से पूछता था तो हाँ बोल देती थी, डेटे या कुछ, सब तय बराबर हो रहा है। तो आई वॉज नॉट वेरी फोकस्ड ऑन डूइंग करियर इन फिल्म्स। और रंगमंच तो आपका चल ही रहा था। हाँ, वो तो मैंने प्यार किया तक चल रहा था। अच्छा, ये कहानी क्या है कि मैंने प्यार किया में आपका चुनाव किस तरह से हुआ? क्योंकि ये फिल्म एक धमाके की तरह आई थी और सब इसको देखकर चकित रह गए थे। एक नए तरह का दौर, एक नई फिल्म हिस्ट्री शुरू होती है आधुनिक भारतीय सिनेमा की। एक्चुअली मुझे राजश्री की ऑफिस से गुप्ता जी करके उनका फोन आया था। उन्होंने शायद मेरा पृथ्वी थिएटर में, उस वक्त मैं प्लेस करती थी, हिंदी प्लेस करती थी, तो शायद उन्होंने वो प्ले मेरा देखा होगा जी। और उन्होंने बुलाया मुझे ऑफिस में। तो मैं वहां गई, तो सूरज जी नरेटेड मी द एंटायर थिंग। तो मुझे पता नहीं, वो उनका प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा लगा, द वे ही वाज नरेटिंग मी द स्टोरी। मैंने खाली सब सुनने के बाद इतना ही पूछा कि जो आप मुझे बता रहे वैसे ही आप शूट करेंगे? बोले आप ऐसा क्यों पूछते? मैंने कहा नहीं, कई बार ऐसा होता है, बताया कुछ जाता है, दिखाया कुछ और जाता है जी। तो बोले नहीं, मैं ऐसे ही दिखाऊंगा। आई लाइक द फ्रेशनेस ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट, यू नो। तो मैंने कहा नहीं, ये कर लेती हूँ मैं, एंड लकीली इट गॉट सुपर हिट। उस वक्त आपको लगा था कि कोई एक इतिहास बनने जा रहा है? नहीं, वाकई हमें किसी को पता नहीं था, बिकॉज वी वर ऑल ऑफ अस वी वर डूइंग इट सिंसियरली। एक जरूर था, जो सेट पे माहौल था वो बहुत अच्छा था, बिकॉज सब नए थे हम लोग, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन पहली बार हो रही थी, तो वो एक फ्रेशनेस अपने आप माहौल में थी। एंड राजश्री पीपल, दे आर रियली वेरी नाइस पीपल। ऐसा लग रहा था कि कोई घर का फेस्टिवल चल रहा है, यू नो जी। तो इस तरीके की ट्रीटमेंट आज तक उनकी वैसी ही है। तो ऐसे लोगों के साथ काम करते वक्त भी मजा आता है। और जब ये फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद जब तारीफें आनी शुरू हो गईं, तो जाहिर है कि आपके पास इस तरह की भूमिकाओं का भी अंबार लग गया होगा। बहुत, एवरीबडी वांटेड टू डू सेम थिंग। मेरे ख्याल से सिनेमा में पहली बार आपने माँ की भूमिका की होगी जी। और उसके बाद फिर एक तरह से वो रिवाज फंस गई मैं। आइए इसी फिल्म का एक और गीत सुन लिया जाए। जी बिल्कुल।
कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा 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 जा। मन ही मन में उनको अपना सब कुछ मान चुकी हूँ मैं। वो क्या है मैं कौन हूँ उनकी अब ये जान चुकी हूँ मैं। उनको अपने साथ हिलाना, उनको अपने साथ हिलाना दिल ही नहीं लगता। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा 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 जा। रीमा जी, बात ये चल रही थी, आपने बड़ी मजेदार बात कही, मजाक में ही कही कि माँ की भूमिकाएं करने के साथ एक तरह से आप जैसे फंस सी गई। कभी कभी लगता है क्या सचमुच आपको कि आपको सीमित कर दिया गया है? या मुझे क्यों, ऐसे सारे आर्टिस्ट है अपने यहाँ पे कि कई बार ऐसा लगता है, बट देन इट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर प्रोफेशन, यू कांट हेल्प इट, बिकॉज हर वक्त आपको कोई चैलेंजिंग रोल नहीं मिलने वाला। आप 10 फिल्में ऐसी करो तो एक हाथ फिल्म वास्तव जैसी निकल आती है, या नाजायज जैसी आती है, या आशिकी जैसी आती है। जी। तो यू हैव टू कीप डूइंग। मगर कभी कभी फ्रस्ट्रेशन या कभी कभी थोड़ी सी मायूसी तो जरूर आती है, क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग जरूर आती है, बट देन आई कीप माई सेल्फ बैलेंस वाइल डूइंग थिएटर। एक हाथ बीच में अच्छी सी सीरियल कर ली जी। तो मैं अपने आप को बैलेंस रखती हूँ। एनर्जी सभी जगह बराबर हाँ, तो use एक हो जाए। मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए आई ट्राई आउट दिस वे। क्या आप याद करके बता सकती हैं कि फिल्मी दुनिया के किन जाने माने हीरोज की आप स्क्रीन पर मदर बन चुकी हैं? सलमान खान, आपको पता होगा, मैं तो भूल अजय गई। देवगन, शाहरुख खान। आई थिंक गांधारी की तरह हो रहा है मेरा अभी। मुझे लगता है आई थिंक आई हैव वर्कड ऑलमोस्ट विद, अभी ये नए जनरेशन के साथ तो नहीं किया है, बट उस वक्त जब मैंने काम शुरू किया था उस वक्त सारे हीरोज के साथ शायद किया है मैंने काम। जी। कैसा लगता है, कहना चाहिए सलमान खान की शुरुआत आपके साथ हुई थी, उसके बाद लगातार कितने सारे ऐसे हैं, मुझे याद आ रहा है विजय पथ में, उसके बाद फिर आगे आशिकी जी। और आगे भी अगर देखा जाए लगातार एक तरह से एक सिलसिला है। हाल ही में एक बार फिर आप शाहरुख खान की मदर बनी थी कल हो ना हो में। जी। तो वो एक लगातार सिलसिला है। आपको क्या लगता है कि ये जो ताजगी है कहाँ से लाती हैं आप अपनी भूमिकाओं में? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट आई थिंक बीच बीच में थोड़ी गैप लेना जरूरी है हर एक आर्टिस्ट को। वो शायद मैंने किया, बिकॉज यू गेट टायर्ड, एक ही ढांचे में आप काम करते रहो सुबह से लेकर रात तक, तो और कुछ पता नहीं चलता आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो ये करना जरूरी है आर्टिस्ट के लिए, बीच बीच में थोड़ी गैप ले। घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
कहे जो तुम्हें पूरे दिल से, मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए। पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। जो है समा कल हो ना हो। अभिनय को लेकर बहुत अजीज लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं? दे लाइक मी इन दिस काइंड ऑफ रोल्स। हालांकि जब मैं नेगेटिव, मैंने बीच में एक मराठी फिल्म की थी जिसमें नेगेटिव रोल था जी, तो दे रिएक्टेड वेरी स्ट्रांगली कि ऐसी फिल्में नहीं करनी चाहिए, ऐसे रोल्स नहीं करने चाहिए। यानी कि एक इमेज का कितना असर हो जाता है लोगों के साइक पे जी। तो दे फॉरगेट कि आफ्टर ऑल बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट, तो आई शुड ट्राई एवरी टाइप ऑफ रोल। बट वो नहीं, एक बार दिमाग में पॉजिटिव इमेज बैठ गई तो दे डोंट लाइक प्लेइंग दैट आर्टिस्ट सम अदर रोल्स, यू नो। जी, आप ये बताएं कि रंगमंच पर एक अलग तरह का माहौल, एक अलग तरह की कहानियां, अलग तरह की भूमिकाएं होती हैं। कुल मिलाकर चुनौतियां शायद रंगमंच में आपको ज्यादा लगती हों सिनेमा की बजाय। क्या महसूस करती हैं आप? नहीं, सिनेमा चुनौती ऐसे नहीं, बट वो क्या होता है कि फर्क एक लाइव और रिकॉर्डिंग, जैसे फिल्म एक बन चुकी होती है, एक बार आपने या आपके डायरेक्टर ने एक तय कर लिया कि ये शॉट आपका ओके है, तो वो प्रिंट हो जाता है जी। उसके बाद आप कितना भी चाहे कुछ नहीं कर सकते। दिमाग में होता होगा कि नहीं अभी और इस तरीके से मुझे करना चाहिए था, वो वहीं पे खत्म हो जाती है कहानी। वेयर एज इन थिएटर यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ योरसेल्फ। जी, रोज का शो अलग रहता है, रोज की ऑडियंस अलग रहती है। आज आपने कुछ अलग रात को किया,
ऑफ कोर्स वो एक दायरा वही रहना चाहिए, यानी को आर्टिस्ट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए इतने एक्सपेरिमेंट करते रहो तो, बट एक दायरे तक सीमित रहे तो यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ योर सेल्फ. दैट इज द फ्रेशनेस ऑफ थिएटर कि यू कैन दैट वो प्रयोग जिसे सही माने में मुझे उसका शब्द जो अर्थ है ना वो यूज होता है कि नाट्य प्रयोग. जी. तो नाट्य प्रयोग हर वक्त यू कैन चेंज, यू कैन एक्सपेरिमेंट, यू कैन ग्रो विथ योर रोल. प्रतिभा का सही इस्तेमाल हो सकता है बिकॉज एवरी डे देयर इज अ न्यू शो. किस तरह की कहानी है और कहाँ कहाँ आप शोज कर चुकी हैं? इट्स अ वेरी सोशल प्ले. अंडरकरेंट उसका सीरियस है बट ऊपरी तौर पे इट्स अ कॉमेडी. बट बहुत प्यारा लिखा है. उसकी स्टोरी तो नहीं बताऊंगी बिकॉज आप देखने जरूर आइएगा. शोज कई जगह हम कर चुके हैं. मस्कत कर चुके हैं, कलकत्ता जहाँ पे बहुत अच्छा ऑडियंस मिला हमें, इंदौर कर चुके हैं, बाहर गांव काफी जगह पे हम लोगों ने किया है. गुजरात साइड में काफी शोज किए हैं जी. बॉम्बे में कर चुके हैं. रीमा जी, कैसा लगता है जब भारत के बाहर प्लेज लेके जाते हैं और अच्छा रिस्पांस मिलता है? बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मुझे ऐसे लगा कि वहाँ की जो ऑडियंस है जो यहाँ से ही निकल के वहाँ सेटल हुई है, तो यहाँ जब थी वो उस वक्त काफी प्लेस देखते होंगे बिकॉज बॉम्बे में प्ले इतने मिलते हैं देखने. तो जो वहाँ आप महसूस करते मिस करते हैं, तो वहाँ पे उनको जब हम प्ले देखने लेके जाते हैं तो वो जो थिएटर के ऑडियंस है उनको बहुत अच्छा लगता है. और सही मायने में वो देखने आती है, कहाँ दूर दूर से ट्रैवल करके आती है एंड दे एंजॉय वाचिंग गुड प्लेस, नो डाउट. और आपको ये जानकर भी बड़ी हैरत होगी कि हमारा जो विविध भारती का प्रसारण है वो भी पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बड़ी दूर दूर तक सुनाई देता है और लोगों की जो टेलीफोन कॉल्स हैं वो इस बात की गवाही देते हैं. तो चलिए फिर आगे बढ़ने से पहले एक गीत हो जाए. जी बिल्कुल. मुझे वो देवदास का गाना अच्छा लगता है. दोनों का जो है ना एंड, डोला रे डोला रे. हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हे डोला आज की सितारा अभिनेत्री आपसे मुखातिब हैं रीमा लागू. इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान. रीमा जी, अभी बात चल रही थी कि कॉमेडी है आपके नाटक में जिसका नाम है हम भी कुछ कम नहीं जी. मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गंभीर भूमिकाएं हैं वो आपको ज्यादा पसंद हैं या कॉमेडी? मुझे तो कॉमेडी में करने में बड़ा मजा आता है. हंसने में बड़ा मजा आता है. सीरियस में थोड़ी तकलीफ होती है दिमाग को, यू नो, बट कॉमेडी इज मोर डिफिकल्ट. आई फील लोगों को हंसाना इतनी आसान बात नहीं है, रुलाना मेरे ख्याल से आसान बात है. बट
लाइक सीरियस भी वास्तव जैसे रोल है, जो एक गंभीरता से अगर आप करें तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत काफी दिन तक लोगों के दिमाग पे बसा रहता है। तो कैसे वास्तव के रोल के लिए आपने अपने आप को तैयार किया था? मैंने कुछ तैयार नहीं किया अपने आप को, बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिटेल में पता नहीं था कि ये रोल क्या है, जी। बिकॉज महेश के साथ मैं कभी ये सवाल ही पूछती नहीं हूँ। एक भरोसा है, एक ट्यूनिंग है हम दोनों की। व्हेनेवर ही ऑफर्स मी अ रोल आई डू इट। तो एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि कल ये आपको सीन करना है, तो ऐसे कोई तैयारी थी नहीं। एक सीन करते वक्त पता चलता है कि अच्छा इस ट्रैक पे आप जा रहे हैं। एंड वास्तव का रोल करने में मुझे बड़ा आसान रहा, क्योंकि मेरा जो बचपन था वो ऐसे ही लोकेलिटीज में, नॉट एकदम चाल सी बट उससे थोड़ा बढ़ के, बट आई वॉज फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ एटमोसफियर। टू पोर्ट्रे दिस काइंड ऑफ एटमोसफियर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैंने देख चुकी थी मैं जहाँ रह रही थी, तो कि ऐसे माहौल में कैसे लोग बड़े होते हैं, या जो प्रिंसिपल्स उस औरत के दिखाए थे वो थोड़े सीन के पहले तैयारी कर लेती थी मैं, थ्रू डायलॉग्स ओनली। जब पूरी फिल्म तैयार हुई और वो रोल अपने आप में एक बुलंदी के साथ एक सशक्त तरीके से निकल आया, बाहर आया, तो कैसा लगा? अच्छा लगा, बिकॉज एक तो मुझे अभी तक ना फिल्मों का, जैसे थिएटर में एक स्क्रिप्ट हमें पता होती है बिगिनिंग से लेके एंड तक, ये स्क्रिप्ट है, ये रोल का ग्राफ है, वैसे फिल्मों में नहीं होता, बिट्स में समझ में आता है। तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो पूरा सिनेरियो आपको बताते हैं, उस वक्त पता चलता है। बट कई बार ऐसे होता है कि नहीं, वो सीन बाय सीन आपको पता चलता है। देन वी टेक द प्रिकॉशन की पूछ लेते हैं कि इसके पहले क्या हुआ है, आगे क्या ग्राफ बनने वाला है, यू नो। तो जब मैंने वो सीन किया, उसके बाद वो जब जुड़ के मेरे सामने खड़ा हुआ कैरेक्टर, तो मैं ताज्जुब में रह गई कि ओ व्हाट अ सशक्त कैरेक्टर मिला है मुझे। काफी लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि आपको अच्छा लगा कि आपने अपने बेटे को मारा। जब आपको अच्छा लगा अपने बेटे को, मतलब दे भूल गए कि ये अभिनेत्री एक तरफ हो गई और कैरेक्टर आगे आ गया। कई लोगों को ऐसा कि नहीं माँ है, मार कैसे सकती है, यू नो। तो वो अच्छा, एक तरीके से मुझे अच्छा लगा कि दे हैड फॉरगॉटन कि इट्स अ फिल्म का रोल। अच्छी रिएक्शंस जब मिलती हैं ऐसे कठिन चुनौतीपूर्ण रोल्स के लिए, तो रीमा जी को भीतर से कैसा लगता है? आई डोंट नो, इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। कई बार अच्छा लगता है, कई बार मुझे लगता है कि नहीं, इतना नहीं अच्छा हुआ है जितना मुझे सामने से मिल रहा है जी। तो देन आई गो ब्लैंक, मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू रिएक्ट एंड व्हाट टू से। कई बार कॉम्प्लीमेंट्स लेना ग्रेसफुली भी एक अपने आप में कला होती है, यू नो। रीमा जी, अब जो हमारी बातचीत है उसे मैं आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरियल की तरफ मोड़ने जा रहा हूँ, तू मैं के बारे में। हमें ये बताइए कि ये सिलसिला जो है तू मैं का, ये कैसे शुरू हुआ था? सचिन जी ने क्या कहा था? किस तरह से आपको ये रोल ऑफर किया था? एक्चुअली सचिन एंड मी, वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। दोनों ने 2-3 फिल्में साथ में की थी जब बहुत छोटे थे। फिर सचिन की मैंने मराठी फिल्में काफ़ी देखी थी जिसमें मैंने कभी काम नहीं किया था, तो कभी ऐसे मिलते थे तो आई यूज्ड टू टेल, एंड मुझे हमेशा लगता था कि सचिन का कॉमेडी सेंस बहुत ज़बरदस्त है। द काइंड ऑफ कॉमेडी आई लाइक, वो दोनों का ओपिनियन या तरीका एक जैसा है। तो कभी एक दूसरे से मिलते थे तो बोलते थे कि ये आई वॉन्ट टू डू कॉमेडी विथ यू। बाय द टाइम उसका ये प्रोजेक्ट बना होगा एंड ही आस्क मी कि ऐसा ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ, तो करेंगे क्या? तो मुझे अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट्स सच अ यूनिवर्सल रिलेशन ना, सास बहू, जिसमें काफी अंडर करंट्स आते हैं, यू नो जी। तो मैंने कहा अच्छा है, एंड दोनों का हमारा एक ये हुआ कि कॉमेडी, उसका ऊपरी तौर कॉमेडी रखेंगे। अगर मेलोड्रामा या सीरियसनेस करेंगे तो इतनी देर तक नहीं जा पाएंगे हम लोग जी। और उसका एक मैसेज होना चाहिए, इट्स शुड नॉट बी अ टोटली एंटरटेनमेंट। पहले बहुत डर लग रहा था कि 2 ही औरतें कॉमेडी कर रही है, दैट टू दे आर सास एंड बहू, तो एक यानी कॉमेडी पे भी एक रिस्ट्रिक्शन आता है। वी कांट गो फॉर अंडर द बेल्ट कॉमेडी या उस किस्म की, क्योंकि फैमिली देखने वाली है, तो समझ में नहीं आता था। बट एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू द राइटर ऑल्सो, बिकॉज औरतों की जुबान वाले डायलॉग लिखना, इट्स नॉट अ जोक, यू नो, बट ही वाज क्वाइट सक्सेसफुल। एंड उन्होंने भी बहुत अच्छे प्लॉट्स दिए, सचिन ने भी अच्छे प्लॉट्स दिए, और वो समाउ इट गॉट वर्कड आउट। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता उसमें जमने लगी, फिर हम दोनों की ट्यूनिंग भी अच्छी होने लगी। आई न्यू व्हाट शी वांट्स टू डू, शी न्यू व्हाट टू डू, आई एम गोइंग टू डू। पहली बार सास बहू की जो तनातनी को छोड़ के पहली बार ऐसा था कि नोक झोंक हो रही थी और वो स्क्रीन पर बड़ी पसंद की जा रही थी, बिकॉज बेसिकली वही अंडरकरेंट था कि दे केयर फॉर ईच अदर। एटलीस्ट ऐसा ड्रीम तो होना कोई गलत बात नहीं है कि दे केयर फॉर ईच अदर, दे लव ईच अदर। और फिर ह्यूमन जितनी भी क्वालिटीज है, जेलेसी है, गुस्सा है, वो तो आना जरूरी है जी। तो शायद वही आइडेंटिफाई किया होगा काफी औरतों ने।
हो सकता है कि भारत के बहुत सारे परिवारों की जो सासें और बहुएं हैं, उनके रिलेशंस आपस में आप लोगों ने सुधार दिए हों। ऐसा हुआ होगा तो रियली फिर बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। चलिए इसी बात पर एक गीत हो जाए। जी, आशिकी का कोई भी गीत, सारे गाने आपने तो अच्छे मेरे हैं। मुंह की बात अरे छीन ली। वाह, चलो। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए।
आशिकी के लिए सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। रीमा जी, जब आप अभिनय नहीं कर रही होती हैं तब क्या करती हैं? ऐसा कुछ नहीं, देन आई वॉच द फिल्म्स, आई एम क्रेजी, लाइक मैं सुबह दिन भर शूटिंग करूँ तो भी रात को अगर मुझे पता चला कोई अच्छी फिल्म है तो मैं फिल्म देखने बैठ जाती हूँ। थिएटर जाती हैं? थिएटर भी जाती, प्लेस देखती हूँ, मैं काफ़ी प्लेस देखती हूँ, फेस्टिवल्स अटेंड करती हूँ। एज एन आर्टिस्ट मुझे हमेशा लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किस किस्म की फिल्में बन रही है, मेन स्ट्रीम से हटके जो एक सिनेमा है इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ कौन से सब्जेक्ट है, कौन से आर्टिस्ट है, टेक्निक क्या है, ये सब मुझे लगता है जान लेना ज़रूरी है। एंड आई एंजॉय, उस बहाने अलग लोगों से इंटरेक्शन होती है, पढ़ती रहती हूँ, आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और ट्रैवलिंग तो वैसे भी इस प्रोफेशन की वजह से होता ही रहता है, बट अदरवाइज आई एम एट होम। मुझे पार्टी वार्टी में मैं बहुत बोर हो जाता है जाने के लिए। अच्छा, आपने बताया कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो फिल्में हैं वो देखना अच्छा लगता है। जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौन से कलाकार आपके आदर्श रहे हैं, आपके मन के करीब? आदर्श नहीं, मैं हाँ मन के करीब ऐसे, इंग्रिड बर्गमन इज माय, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ दैट एक्ट्रेस। ऐसे काफी आर्टिस्ट है जो बॉलीवुड के भी कितने लोग हैं कि जिनकी फिल्में मैं बार बार देखती रहती हूँ। बलराज साहनी जी है, महमूद जी है। मुझे फिल्में शौक इसलिए कि आई कैन वॉच दोज फिल्म्स अगेन एंड अगेन। रोमन हॉलीडे है, कितनी बार भी देखो जी भरता नहीं है जी। तो एंड इंटरनेशनल लेवल पे अभी नई नई अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है। तो और रंगमंच पर आपके पसंदीदा कलाकार कौन रहे हैं पुराने जमाने से लेके अब तक, आप अगर चुन के बताएं तो? सतीश दुभाषी करके थे जिनके साथ मैंने काफ़ी प्लेज भी किए, फिल्में भी की। देन डॉक्टर लागू, श्रीराम लागू है जो मेरे बहुत ही आइडियल है, थिएटर पर्सनालिटी। फिर उत्पल दत्त जी का मैंने एक प्ले मुझे थोड़ा देखने मिला था। फिर शंभू मित्रा है बंगाली के, उनके प्लेज मैंने देखे हैं। सरिता जोशी है गुजराती रंगमंच की, जिनके मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मराठी के भक्ति बर्वे इनामदार जो अभी रही नहीं, बट शी वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। रीमा जी, रंगमंच की जो परंपरा है वो भारत के छोटे छोटे शहरों से भी शुरू होती है और महानगरों में उसकी एक अलग धारा है। रंगमंच जीवित रहे और फलता फूलता रहे, इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए? मुझे लगता है जहाँ तक मराठी रंगमंच का ये है, तो मराठी रंगमंच के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलता आ रहा है और चलता रहेगा। हाँ, उसमें वेव्स आती है। अभी हिंदी के लिए भी अच्छे दिन आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि काफी अच्छे आर्टिस्ट जो हिंदी बड़े पर्दे पे छाए हुए हैं, जो अपना एक स्थान बना चुके हैं, वो लोग वापस हिंदी थिएटर करना चाह रहे हैं। एंड काफी लोगों ने, काफी जाने माने आर्टिस्ट ने किया भी है। तो दिस इज अ गुड साइन फॉर हिंदी रंगमंच, क्योंकि हिंदी का वही प्रॉब्लम होता है कि रंगमंच अवेलेबल नहीं है। बॉम्बे में थिएटर्स की कमी है हिंदी प्लेस के लिए। तो फिर भी अभी काफी नए नए थिएटर्स बन रहे हैं जिसमें हिंदी प्लेस आ रहे हैं और काफी आर्टिस्ट उसमें भाग ले रहे हैं। तो दिस इज अ गुड साइन फॉर हिंदी। और अगेन गुजराती का भी, बंगाली का भी एक्सपेरिमेंटल प्लेस किए जा रहे हैं। कॉलेज में से आजकल मूवमेंट आ रही है। कॉलेज के कितने स्टूडेंट्स, उनके लिए भी कॉम्पिटिशन्स कितनी रहती है। तो एवरीबडी इज डूइंग सम अदर थिंग इन कनेक्टेड विद थिएटर। तो थिएटर की मूवमेंट बहुत अच्छे तरह से चल रही है। कुल मिलाकर भारतीय रंगमंच को कोई खतरा नहीं है। आई डोंट थिंक और कभी होगा, मुझे नहीं लगता। रीमा जी, आप किस तरह का संगीत पसंद करती हैं? मुझे क्लासिकल अच्छा लगता है और हिंदी फिल्मों का संगीत या मराठी गाने, बट वेस्टर्न का मुझे पता नहीं है, या शायद बचपन
से कभी सुनने का मौका नहीं मिला, या कभी वो उस तरह का माहौल ही नहीं था उस वक्त। तो मम्मी और डैडी के साथ मैं कभी क्लासिकल गाने बहुत सुनती थी, कोई प्रोग्राम्स को जाती थी तो क्लासिकल अच्छा लगता है, और लाइट आज भी शास्त्रीय संगीत की महफिलों में जा पाती हैं आप? कभी कभार, नॉट एवरी टाइम, बट कभी कभार अगर वक्त मिला तो मैं जाती हूँ। किशोरी आमोणकर जी का गाना मैंने सुना है, देन वीणा सहस्त्रबुद्धे जी मुझे अच्छी लगती है, और देवकी पंडित है, काफी आर्टिस्ट जो बहुत मशहूर है उनके गाने। भीमसेन जोशी का मैंने गाना सुना है जो मुझे बहुत ही, यानी वो एक प्रेरणा मिलती है, उनका गाना सुनो, उनकी जो आवाज है ना उससे अंदर हो जाता है, एंड यू गेट द स्ट्रेंथ। बिल्कुल भारतीय संगीत का गंधर्व सुर है वो। जी बिल्कुल, मैं बहुत आवाज की उनकी तारीफ करती हूँ। आइए एक गीत सुन लिया जाए। जी बिल्कुल। भीमसेन जी का एक अमोल जी की फिल्म थी अनकही, हाँ, उसमें एक बहुत ही प्यारा गाना है भीमसेन जी का। भीमसेन जी का एक भजन है उसमें, आइए सुना जाए। जी बिल्कुल। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम हो गरीब निवाज, रघुवर तुम हो गरीब निवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। पतित उद्धारण बिरद तिहारो, पतित उद्धारण बिरद तिहारो, श्रवणन सुनी आवाज, पतित उद्धारण बिरद तिहारो, श्रवणन सुनी आवाज, हूँ तो पतित पुरातन करिर, हूँ तो पतित पुरातन करिर, पार उतारो जहाज, रघुवर पार उतारो जहाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। अघखंडन दुख भंजन जन के, अघखंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारों का, अघखंडन दुख भंजन जन के, अघखंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारों का रघुवर, यही तिहारों काज, तुलसीदास पर कृपा कीज, तुलसीदास पर तुलसीदास पर, तुलसीदास पर
तुलसीदास पर कृपा दे भक्ति दान देहुराज रघुवर भक्ति दान देहुराज रघुवर तुमको मेरी लाज रघुवर तुमको मेरी लाज सदा सदा मैं चरण तिहारी सदा सदा मैं चरण तिहारी सदा सदा मैं चरण तिहारी तुम हो गरीब निवाज रघुवर तुम हो गरीब निवाज रघुवर तुमको मेरी लाज 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 रघुवर तुमको मेरी लाज। आपने बताया था कि अपने घर में बंद रहना अच्छा लगता है। नहीं, बंद रहना नहीं, आई इनवाइट माई फ्रेंड्स, ऐसे कुछ नहीं, बट आई लाइक टू बी एट होम ज्यादातर। किताबें किस तरह की पढ़ती हैं आप? ऑटोबायोग्राफीज आई लाइक, ज्यादातर मुझे अच्छा लगता है ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना, या नॉवेल्स अच्छी लगती। कभी कुछ लिखने की तबीयत नहीं होती? लिखती हूँ कभी कभी, बट ऐसे कुछ कहने जैसा कुछ नहीं, या कुछ सीरियसली नहीं लिया है मैंने लिखना। अपने लिए लिखती हूँ, बंद करके रख देती हूँ। अच्छा, आपके पूरे फिल्मी करियर में आप अपनी कौन कौन सी भूमिकाओं को बड़ा यादगार मानती हैं, जो आपके अपने दिल के करीब है? आशिकी का एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था, जहाँ पे प्रोग्रेसिवनेस की बात आती है औरत के, बिकॉज ज्यादातर के अपने यहाँ पे हिंदी फिल्मों के रोल्स एक ही ढांचे के रहते हैं, तो उसमें अलगपन बहुत कम जी जगह मिलता है। तो उसमें से इसलिए मुझे आशिकी का जो प्रोग्रेसिवनेस था उस औरत का दिखाया था, सिंगल लेडी हु इज वर्किंग ऑल्सो, तो वो ग्राफ मुझे अच्छा लगा था। बाकी ऐसे नहीं कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है जी। और एक मराठी फिल्म आई कैन से आपली माणसं करके था, उसका रोल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। किस तरह का रोल था? इट वॉज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ रोल, बट इट वॉज, आई डोंट नो, मुझे करते वक्त मैं अभी तक उसकी मेमोरीज मेरे दिमाग में है। रीमा जी, आपकी अभिनय यात्रा में आपके परिवार वालों का क्या योगदान रहा है? अच्छा रहा है, बिकॉज उनको पता चला होगा कि ये अगर घर में रहेगी तो ज्यादा परेशान करेगी, तो इससे अच्छा है जो कर रही है उसको करने दो। नो, दे आर वेरी सपोर्टिंग, लाइक दे अंडरस्टैंड द इरेगुलरिटीज ऑफ दिस प्रोफेशन। मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि मैं क्या कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। वो बहुत जरूरी है, बिकॉज आपका वो दिमाग अगर सही हो, देन ओनली यू कैन स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड डू सो मेनी थिंग्स। तो उस तरीके से आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव दिस टाइप ऑफ पीपल अराउंड मी। चलते चलते रीमा जी, आप कौन सा गीत सुनवाना चाहती हैं? माई नी माई। बिल्कुल, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। जी जी। माए नी माए मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा। माए नी माए मुंडेर पे तेरी बोल रहा
चलते चलते हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहती हैं आप, अपने मन की बात? क्या कहूँ, मुझे अच्छा लगा है यहाँ आपसे बात करने में। अच्छा लगता है क्योंकि आप है तो हम है, आप हमारी ऊर्जा है, एनर्जी है। विश यू ऑल द बेस्ट। फिलहाल रीमा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में आने जी, का। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थी बातचीत अभिनेत्री रीमा लागू से यूनुस खान की। चलते चलते आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया दीपक कुलकर्णी ने, तकनीकी सहयोग रहा दिलीप कुलकर्णी का। आज के इस कार्यक्रम का संयोजन किया शकुंतला पंडित ने। प्रस्तुत किया इस कार्यक्रम को आपके लिए विविध भारती की ओर से राकेश जोशी ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। उजाले उनकी यादों के।